तो ये हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 कक्षा 10वीं के गणित का पेपर है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो इन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो बड़े ध्यान से आपको इसका अध्ययन करना है और इसको देखना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो इसके सही विकल्प के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर है पहला प्रश्न, एचसीएफ 91 और 21 है। तो यहाँ पर 91 और 21 का जो एचसीएफ है उसको निकाल के देखते हैं। तो यहाँ आप 91 को यदि गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 91 बराबर क्या हो गया, 13 × 7। इसी तरह से 21 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 7। दोनों में कॉमन क्या है, 7। तो इसका जो सही विकल्प होना चाहिए 7, ऑप्शन में नहीं दिया है। ऐसे में बोनस मिला करता है, पर यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, 7 होगा। तो इसमें कोई भी जो ऑप्शन दिया है वो सही नहीं है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल होगा। तो इसका तो कोई हल नहीं होगा, ये आंसर है। लेकिन पता कैसे करेंगे, तो जैसे इसके साथ संख्या क्या लिखे, 1, और इसके साथ संख्या क्या लिखे, -3। तो ये मैं लिख दिया 1/-3। फिर हम इसका अनुपात निकालेंगे, 2/-6 है। मतलब ये समझ लिए कि A1 अपॉन में हो गया ये A2। इसी तरह से हम B1 का निकालेंगे, इसको हम बोलेंगे ये B1 है। तो यहाँ B1 अपॉन B2 निकालेंगे, तो B1 का मान यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -6 है। इसको हल करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। तो इन दोनों को आप कंपेरिजन करेंगे तो A1 अपॉन A2 बराबर क्या हो गया, B1 अपॉन B2। तो ये जो शर्त है ये किसकी है, और बराबर नहीं है क्या, C1 अपॉन C2। C1 अपॉन मतलब 5/1। तो इस तरह से जब शर्त उत्पन्न होती है तो ये किसके लिए होती है, कोई हल नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग होगा। इसका सूत्र ही है शून्यकों का योग बराबर -b/a। अब यहाँ चौथा प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के विविक्त कर का मान होगा। तो इसे हल करके देखेंगे। यहाँ जो है इसकी संख्या को मानेंगे a, इसका गुणांक 1 है। यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा, -4। और इसी तरह से ए सी का मान क्या कितना हो गया, 4। विविक्त कर जो सूत्र होता है d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। इस सूत्र में इसका मान रख देंगे। तो b का मान कितना है, -4, मतलब यहाँ -4 का हम स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर है -4 और a का मान कितना है, 1, और c का मान कितना है, 4। तो यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो गया -16 बराबर कितना हो गया, 0। तो विविक्त कर का मान क्या होगा, 0 होगा। अब अगला प्रश्न है, इसको देखते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका सही उत्तर है 1। इसके बाद हम चौथे प्रश्न को देखते हैं, बिंदु 0,5 एवं -5,0 के बीच की दूरी होगी। तो चलिए देखिए, इस प्रश्न को भी हल करना होगा। तो ये जो 0 और 5 दिया है, एक का मान x1 है, एक का मान y1 है। इसी तरह से -5 और 0 दिया है, तो एक को हम x2 ले लेते हैं और दूसरा वाला y2 हो गया। दूरी का जो संबंध है, सूत्र है ये √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ x2 का मान कितना है, -5, तो ये -5 लिख देंगे। x1 की जगह x1 का मान रख देंगे 0, तो ये 0। फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है। फिर y2 का मान देख लीजिए, तो y2 का मान कितना है, 0, तो 0 लिख दिए। इसके बाद यहाँ y1 का मान 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, -5 में से -0 जाएगा तो ये -5 ही बचेगा। यहाँ भी 0 में से 5 को घटाओगे तो ये -5 ही रहेगा, ये स्क्वायर हो गया। यदि -5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, फिर -5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा। 25-25 जोड़ेंगे तो 50 होगा। इसका गुणनखंड करने पर 5 × 5 × 2 या 2 × 5 × 5,
तो आप देखते हैं कि ये 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा √2। तो इसका जो सही मान है ये हो जाएगा 5√2। इस तरह से इसके बीच की दूरी होगा। तो गणित है, गणित के सवालों को लगा लगा करके देखना चाहिए। आप वीडियो को रोक करके इन सवालों को लगा के देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ये गणित के सवाल हैं, गणित के सवालों को हल करके देखना चाहिए, केवल पढ़ने भर से नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये है HCF ए बी इंटू एल्शियम ए बी। तो यहाँ पर HCF और एल्शियम का जो गुणनफल होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, जिनका हम HCF और एल्शियम निकालते हैं। तो यहाँ पर ए और बी संख्या है तो यहाँ पर ए इंटू क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद यहाँ पर दूसरा समीकरण देखते हैं, बड़ा सरल सा है। x प्लस वाई बराबर 8 है, x का मान 3 है तो y का मान कितना होगा। तो इस समीकरण में सीधा है, x की जगह पर 3 रख देंगे, यहाँ पर x की जगह प्लस क्या है y है बराबर 8 है। तो यहाँ पर यदि हम y निकालेंगे तो 8 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये काम आपको रफ में करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या लिखना है, उत्तर 5। फिर है प्रश्न, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह खाली स्थान बहुपद कहलाता है। तो 3 घात वाला बहुपद जो है वो क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद। फिर यहाँ पर हमारे पास जो है चौथा प्रश्न है, ये है कि यदि प्रथम पद a एवं सार्व अंतर d हो तो nवा पद होगा। इसके लिए सूत्र होता है, वो सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये होता है a प्लस और ये हो जाएगा n-1 और ये हो गया d। इस तरह से ये सूत्र लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर प्रत्येक वर्ग खाली स्थान होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग जो हैं ये कैसे होते हैं, आपस में समरूप होते हैं, तो यहाँ पर समरूप भरा जाएगा। फिर है प्रश्न, एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह खाली स्थान रेखा कहलाती है। तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। तो यहाँ पर छेदक रेखा भरा जाएगा। फिर यहाँ पर अगला खाली स्थान है, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर r त्रिज्या है तो लिख देंगे पाई r स्क्वायर। इस तरह से खाली स्थानों को भरना है। चलिए अगला प्रश्न जो है, सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें सूत्र हैं, यदि आपको याद रहेंगे तभी ये बनेगा। तो देखिए सेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसी तरह से यहाँ पर कॉस थीटा को हमको देखना है। तो 1/सेक थीटा क्या कहलाएगा, कॉस थीटा, इसका उल्टा होता है। साइन जीरो का मान जो होता है वो जीरो होता है तो ये सही है। कॉस जीरो का मान ये 1 होता है तो यहाँ 1 है। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर का जो मान है वो सेक थीटा कहलाएगा, तो ये हम सेक थीटा कह देंगे। इसके बाद यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो साइन थीटा कहलाएगा, तो यहाँ साइन थीटा। इस तरह से हमको जोड़ी मिलाना है इसकी। चलिए अगला है चौथा प्रश्न, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर यदि a बराबर बी क्यू तो a एवं b में क्या संबंध है। यहाँ देखिए b के साथ ये q का गुणनखंड है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि b a का गुणनखंड है। इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, इसका आंसर होगा b a का क्या है, गुणनखंड। इसके बाद अगला वाला है, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए नॉट इक्वल टू जीरो है तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। तो द्विघात समीकरण इस कंडीशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस हो जाएगा सी बराबर क्या होगा, जीरो। फिर है समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो यहाँ पर प्रमेय जो होता है वो होता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर आपको सीधे लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद ये प्रश्न है, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी लिखिए। तो मूल बिंदु तो 0 0 होते हैं, तो सीधे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, √x² प्लस वाई स्क्वायर।
इसके बाद सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है। तो ये कौन सा वर्ग कहलाएगा? बहुलक वर्ग। इसको बहुलक वर्ग कहेंगे, अधिक बारंबारता वाला। फिर एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या है? तो जब घटना असंभव होगी तो उसकी प्रायिकता क्या कहलाएगी? शून्य हो जाएगी। फिर ये प्रायिकता, ये है अनुकूल परिणाम प्लस प्रायिकता न होने का परिणाम। माने प्रायिकता होने का और न होने का जो योग होता है, हमेशा क्या होता है? एक। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक। इस तरह से यहाँ पर हमको 1 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अब यहाँ प्रश्न है 5वां। निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखना है। तो हमारे पास x और ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0 है। तो x का मान 0 और 1 है। यदि आप इसको हल करके देखेंगे तो यहाँ x और x माइनस 1 है बराबर 0। इसके दो भाग करते हैं। एक x का मान ये 0 हो गया, इससे रिलेट करेंगे। और यहाँ x माइनस 1 बराबर जो 0, दोनों का शून्यक लिखेंगे। इस एक का पक्षांतर करेंगे तो 1 हो जाएगा। x का मान 0 है और 1 है ये। तो इसका मतलब ये वाला पद क्या है? सत्य है। दूसरा देखिए, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद माइनस 17 है। तो इसके लिए आपको हल करके देखना पड़ेगा। यदि हम nवां पद निकालते हैं तो ये सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1d। ए का मतलब ये है 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिए हैं। एन का मतलब ये 10वां पद है, तो एन की जगह 10 माइनस 1, ये 1 लिखा है सूत्र में। फिर जब सर्वांतर निकालते हैं तो बाद में से पहले को घटाते हैं। मतलब 7 में से माइनस 10 घटाएंगे तो बड़ी संख्या तो माइनस 10 है, तो 10 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3। तो डी की जगह माइनस 3 लिख दिए। अब ये 10 लिखे हैं, 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा। 9 में से 3 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 होगा। माइनस 27 है और 10 है, इसको घटाएंगे तो माइनस 17 है। तो ये भी क्या है? सत्य है। तो आपको तुक्का नहीं मारना है, इसको लगा करके आपको रफ साइड देखना है। जब बड़े सवाल आते हैं तो उनको लगाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। ये असत्य है। अनुपात में होता है, बराबर नहीं होता। फिर ये शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है। ये भी असत्य है, क्योंकि आप जानते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर अगला देखिए, अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ये भी असत्य है। ये जो लिखा है ये गोले का लिखा है, जबकि हमसे क्या पूछे? अर्धगोले का। अर्धगोले का 2/3 होता है, इसमें 4/3 लिखा है। फिर अगला संबद्ध है, तीन माध्यिका माध्यिका का 3 गुणा बहुलक प्लस 2 माध्य के बराबर होता है। ये सत्य है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सत्य असत्य देखना है। चलिए इसका 6वां प्रश्न देखते हैं। ये 2 अंकों में आया है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसके साथ ही इसका अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करिए। तो चलिए इन दोनों का मॉडल आंसर देखते हैं। तो चलिए 6वां वाला का जो प्रश्न है, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है। तब यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ रिक्स लिखा है, इसको रिथम समझना है, से किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 माने 0 या 0 के बराबर हो, तब क्या हो जाता है? q बराबर होगा 2q प्लस r। जहाँ r का मान 0 है, या फिर क्या हो सकता है? r का मान 1 हो सकता है, क्योंकि r 0 और r और 2 के बीच का है। यहाँ b का मान 2 माने है ना, तो इसका मान 0 और r का मान 0 और 2 के क्या होगा? बीच होगा। इसलिए a बराबर क्या हो गया? 2q। यदि यहाँ r का मान हम 0 मान लेंगे तो a बराबर कितना होगा? 2q। और या फिर हो सकता है यदि हम r बराबर 1 मान लें तो ये हो जाएगा a बराबर 2q प्लस 1। यदि a बराबर 2q है तो यह समपूर्णांक है और धनात्मक है।
फिर यदि हम a बराबर 2q प्लस 1 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो 2q प्लस 1 ये विषम पूर्णांक है। इस तरह से इसको हम हल करेंगे। यदि ये थ्योरी वाला प्रश्न आपको कठिन लगता हो तो फिर इसमें अथवा वाला प्रश्न था। इसमें हमको 6, 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात करना था। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, 6 का गुणनखंड कर लेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। 72 का गुणनखंड करेंगे, आप जानते हैं ऐसे काट लेंगे, 72 को 2 से काटेंगे तो ये 36 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो ये 3 त्रिकाई 9, फिर ये 3। तो ये 2 कितनी बार आया, 3 बार। और जो ये 3 है ये आया 2 बार। इस तरह से गुणनखंड करेंगे। इसी तरह से 120 का भी कर लेंगे तो ये गुणनखंड करना है। गुणनखंड आपको ये रफ में करके देख लेना है। अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन कौन से हैं जो बड़ी घातों वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये 2 की घात 3 है, ये 2 की घात 3 है। इस 2 में बड़ी घात वाला 2 का घात 3 है तो हम 2 की घात 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ 3 की घात 2 है। बड़ी घात वाले को हमको लिखना होता है तो 3 की घात 2 लिख लिए। फिर यहाँ 5 बच रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। अब यदि हम गुणा करेंगे तो इस तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं। एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 माने 3 बार 2। या ऐसे कर सकते हैं कि ये 2 2 दूनी 4 दूनी 8 भी लिख सकते हैं सीधे। और ये 3 गुणे क्या हो गया, 3 और गुणे कितना हो गया 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिहाई 72 और 72 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें देखना है कि आपको कौन सा अच्छे से बनेगा, उसी प्रश्न का हमको जवाब देना है। अब चलिए इसका 7वां प्रश्न देखते हैं। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। अथवा ये प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल का योग क्रमशः एक एक है। तो ये 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों के मॉडल आंसर हम देखते हैं। लेकिन इन प्रश्नों को आप जो है रफ कॉपी में हल करके देखिएगा। चलिए हम मॉडल आंसर दिया हुआ है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 है। तो हम इसको तोड़ेंगे और गुणनखंड करेंगे क्योंकि इसका शून्य ज्ञात करना है। तो गुणनखंड करने का तरीका तो यही होता है, पहले 6 और 3 का गुणा करना है। ये कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18। इसके बाद बीच का पद हमको देखना है कि 7 आए, और वो भी घटाने पर। तो यदि मैं करूं कि 1 गुणे 18 हो तो 1 में 18 घटाएंगे तो 17 होगा। यदि हम 2 गुणे 9 कर देंगे तो 9 दूना 18 होता है, 9 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 7। इस चिन्ह को देखना होता है कि घटाना है कि जोड़ना है। इसमें माइनस है माने घटाना है। तो इस तरह से मैं ये 6x² लिख दिया। फिर यहाँ पर ये 9x लिख दिया। बड़ी संख्या में माइनस लगाना है क्योंकि यह माइनस है। और प्लस 2x करेंगे, एक में चिन्ह प्लस का रहेगा, एक में माइनस का रहेगा। पर हम कैसे देखेंगे कि किसमें माइनस रखना है किसमें प्लस रखना है। यदि बीच का चिन्ह जो है माइनस है तो बड़ी संख्या में माइनस रखा जाता है, छोटी संख्या में प्लस रखा जाता है। बाकी संख्या लिख दिए हैं। अब इसमें से हम जोड़ा बनाएंगे कि कौन दोनों में निकल जाएगा। तो एक स्टेप में और यहाँ आगे कर देता हूँ। यदि यहाँ पर आप निकालते हो 2x, 2 से दोनों कट जाएंगे ना, तो 2 तिहाई ये क्या निकाल दिए, मान लीजिए इसमें से 3 निकलेगा, 2 नहीं निकलेगा। इसमें से हम निकाल देते हैं 3। ये मैं 3x निकाला, तो 3 का इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। इस तरह से दूसरे वाले से जो कोष्ठक से निकलेगा ये होगा 2x माइनस 3। अब यहाँ पर 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा अंदर 3x और प्लस 1, तो 3x प्लस 1 हो गया। अब यदि हमको शून्यक निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग निकालेंगे। पहले 2x माइनस 3 को मान लेते हैं कि ये शून्य है। 3 का पक्षांतर करेंगे, 2 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 3/2। अगली बार में हम दूसरा कोष्टक लेंगे, उसको शून्य मान लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1/3 पक्षांतर करने पर। इस तरह से ये इसके शून्यक हो जाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 6x² माइनस 7x माइनस 3 के -1, 3 और 3 दो शून्यक होंगे। इस तरह से हम इस सवाल को करेंगे। तो अभी हमने प्रश्न देखा था उसी का अथवा वाला,
कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 1 हो, गुणनफल 1 हो तो बहुपद ज्ञात करिए। चलिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके शून्यक क्या हो गए, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग हम जानते हैं माइनस बी बटे ए होता है, इसका मान 1 होता है। यदि इसके बटे में लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं बटे में 1। अब इसी तरह से हमको निकालना है अल्फा गुणे बीटा, माने इनका गुणनफल होता है सी अपॉन ए। तो इसका मान भी 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है ए, और यहाँ के बटे में भी क्या है 1, और यहाँ के बटे में भी क्या है 1, माने ए का मान कितना हो जाएगा 1। ए बराबर कितना हो गया 1। अब बी की तुलना करते हैं तो ये माइनस बी है, बी के साथ 1 लिखा है तो माइनस बी बराबर 1 हुआ। माइनस का उधर पक्षांतर कर देंगे तो बी बराबर -1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से देखते हैं सी के संबंध में क्या लिखा 1, तो सी बराबर 1 हो गया। इस तरह से हमको बी का मान मिल गया, ए का मान मिल गया और सी का मान मिल गया। अब द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें मान रख देंगे, ए का मान रख देंगे, बी का मान रख देंगे और सी का मान रख देंगे। ए का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख देते हैं, 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बी का मान कितना है -1, तो -1 सी का मान ये। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस तरह से द्विघात बहुपद निकलेगा। अब देखिए 8वां प्रश्न है, ये कोई एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी है, -5 -1 3 7 के लिए प्रथम पद ए और सारवांतर डी लिखना है। 2 अंक का प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा है। इसी का अथवा है कि यहाँ पर समांतर श्रेणी है तो ये 21 है, 18 है, 15 है, कौन सा पद -81 होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए दोनों प्रश्नों के मॉडल उत्तर को देखते हैं। अब यहाँ 8वां प्रश्न था, ये श्रेणी दी थी, इसमें जो प्रथम पद पूछा तो प्रथम पद कितना है -5, तो ए बराबर हो गया -5। फिर पूछा है सारवांतर, तो हम क्या करते हैं, बाद में से पहले को घटाते हैं, किसी को भी घटा दें, चाहे 7 को, 3 को, 1 से 5 को। तो हम यहाँ पे जो सरल है उसके लगा दिए हैं, यहाँ 7 -3 कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो 7 -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या फिर आप सोचो कि यहाँ पर -1 -5 करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सार्वधातुक 4 होगा। ये आप नहीं भी करेंगे तो ज़रूरी नहीं है, किसी भी 2 पदों के बीच का आप सर्वांतर निकाल सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ए बराबर -5 और डी बराबर कितना हो गया, 4। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न था अथवा वाला इसी का, कि ये श्रेणी है और हमसे पूछा है कि ये जो nवां पद है ये ए है, इसके नीचे n है, वो -81 है, तो ये कौन सा पद होगा। तो सबसे पहले इसमें हम ए लिख लेते हैं, तो ए का मान कितना हो गया 21। फिर हमको सार्वधातुक निकालना है तो 18 में से 21 को घटाएंगे, तो 18 -21 किए तो ये हो गया -3। और जो हमको nवां पद दिया है वो कितना दिया है, -81 दिया है। अब हम सूत्र जानते हैं nवां पद का, यहाँ n नीचे लिखना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो सभी मान रख देते हैं, इसकी जगह -81, ए की जगह 21 लिख दिए ए का मान, और यहाँ n-1 हमको निकालना ही है, डी का मान -3 है। अब हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो n में गुणा करेंगे तो -3 हो गया, और ये माइनस माइनस +3 हो गया। इसके बाद देखिए 21 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और ये -3 हो गया। अब इस 24 का पक्षांतर करेंगे तो -21, 81 -24, और यहाँ -3 आ गया, 3n है। अब इनको जोड़ेंगे तो -105 -3n है। n बराबर निकालेंगे तो माइनस माइनस तो दोनों तरफ से है, कट जाएगा, 105/3 हो जाएगा। भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35। मतलब यहाँ पर जो एपी का 35वां पद है वो -81 है। वैसे आप देख रहे होंगे कि ये 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें आप थोड़ा सा लिखेंगे तब भी 2 नंबर मिल जाएंगे, और इसमें ये करेंगे तब भी 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको ये नहीं ध्यान देना है कि बड़ा लिखेंगे तब 2 नंबर मिलेंगे, सही लिखने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो छोटा ही वाला आप कर सकते हो, ज़्यादा सरल है।
अब चलिए 9वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित आकृतियां समरूप हैं या नहीं हैं। तो आप देखेंगे ए नंबर में, ये ए नंबर का प्रश्न है, तो 1.5 है। तो यदि हम इसका गुणा कर दें तो 3 मिल जाएगा, इसका 1.5 है तो 3 मिल जाएगा, इसका भी 1.5 है तो 3 मिल जाएगा, ये भी 1.5 है तो ये 3 मिल जाएगा। इसका मतलब ये भुजाएं अनुपात में तो हैं, पर इनका कोण मिलाते हैं तो यहाँ का कोण कुछ और है, यहाँ का कोण 90 है। जबकि समरूप की शर्त होती है कि संगत भुजाएं अनुपात में हों और उनके संगत कोण बराबर हों, तभी समरूप होते हैं। तो यहाँ पर संगत कोण बराबर नहीं है। इसका आंसर सिर्फ आपको ये लिखना है, समरूप नहीं है। ए नंबर में क्या हो गया, समरूप नहीं है। जब हम दूसरा वाला देखते हैं तो यहाँ हम अनुपात निकालेंगे तो इसका तो 3/2 हो गया, इसका निकालते हैं तो 2/2 हो गया, और इसका निकालते हैं तो 3/2 हो गया। मतलब यहाँ पर इसके भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। कोण बराबर है, यहाँ पर ये 90 होगा तो यहाँ भी 90 है। तो लेकिन शर्त ये है कि कोण भी बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ये भी समरूप नहीं है। इस तरह से इसका आंसर लिखना है, चित्र वगैरह नहीं बनाना है। अब इसमें अथवा वाला प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, ये शर्त है। और दूसरा क्या होना चाहिए कि उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हों। और बड़ी अच्छी बात है कि प्रश्न में ही लिखना है कि इन्हीं दो में से दो जगह भरना है। तो यहाँ पर कोण में बराबर भर देना है और दूसरे वाले में क्या भर देना है, समानुपाती भर देना है। चलिए 10वां प्रश्न है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ इन प्रश्नों को लगा के आपको देखना है, तैयारी अच्छे से करना है। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2, 3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। साथ में इसमें अथवा वाला प्रश्न है, यदि बिंदु ए 6, 1, बी 8, 2, सी 9, 4, डी P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इन प्रश्नों का मॉडल आंसर समझते हैं। तो चलिए 10वां प्रश्न हमारे पास था कि ये बिंदु हैं -1 और 7, 4 और -3 है, ये रेखाखंड के बिंदु हैं। इनका जो विभाजन है 2:3 में है। तो विभाजन के निर्देशांक हमको ज्ञात करना था। तो ये जो दिया है इसको मान लेते हैं x1 पहला वाला, ये हो गया y1। इसी तरह से x2 हो गया, ये y2 हो गया। और 2:3 को हम मानेंगे m और n। इसमें थोड़ा कम लिखा है, आप इतना अलग से लिख लेंगे। इसके बाद सूत्र देखिए, यदि हमको x निर्देशांक निकालना है तो ये होता है सूत्र mx2 n(x1) में n(m+n)। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ m का मान कितना है, 2, तो ये 2 लिखेंगे। फिर यहाँ लिखा x2, x2 का मान ये कहलाएगा 4, तो 4 लिख देंगे। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर n है तो n का मान 3 है, ये n हो गया। इसके बाद x1 का मान -1 है तो -1। फिर ये m+n है तो 2+3 कर दिए। अब गुणा करेंगे 2 में 4 का तो ये 8 हो जाएगा। 3 में 1 का करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये 5/5 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से ये y का सूत्र होता है, केवल हम ये करेंगे कि जहाँ x लिखा है वहाँ y लिख देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं m का मान कितना है, 2। और यहाँ पर y2 का मान कितना है ये भी देख लीजिए। y2 का मान 3 है तो यहाँ पर -3 है तो -3। फिर y1 का मान रखेंगे तो 7। 2 में 3 का गुणा करेंगे तो -6। 7 में 3 का करेंगे 21 हो जाएगा। और इस तरह से 21 में 6 जाएगा तो 15, और 5 में भाग करेंगे तो 3। तो हमारे जो निर्देशांक हो गए, वांछित बिंदु हो गया, उसका मान कितना है, 1 और 3 है। साथ में प्रश्न दिया था अगला अथवा वाला, उसको भी देखते हैं। अब देखिए 10वां के अथवा प्रश्न में एक समांतर चतुर्भुज दिया है, उसका निर्देशांक ए बिंदु का ये है, बी बिंदु का ये है, सी बिंदु का ये है, डी बिंदु का ये है। यहाँ पर एक P है, इसका हमको मान ज्ञात करना है।
तो हम समांतर चतुर्भुज में जानते हैं कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक BD का मध्य बिंदु के निर्देशांक AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक एक जैसे होंगे। तो यही हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अतः AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो आपको AC का मध्य बिंदु निकालना है इसमें। तो यहाँ पर 6 है और 9 है, तो 6 और 9 को बटे में 2 कर देंगे। इसी तरह से यहाँ y वाला 1 और 4 है, तो 1 और प्लस 4 को बटे में 2 कर देंगे। इसी तरह से अब हम BD का देखेंगे, तो यहाँ पर B में यहाँ पर 8 है, यहाँ पर P है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस P बटे में क्या रहेगा 2। इसी तरह से यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 3 बटे 2 हो गया। आगे हल करके देखते हैं, तो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 बटे 2। 1 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे 2। ये ऊपर 8 प्लस पी बटे 2 है, यही लिख देंगे। 2 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे 2। अब यहाँ पर हम निर्देशांकों की तुलना करेंगे, तो जिसमें P है, तो यहाँ पर क्या है 15/2, तो ये 15/2 लिख दिए। यहाँ 8 प्लस P बटे 2 है, तो 8 प्लस P बटे 2 कर देंगे। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 8, 15 बराबर 8 प्लस P। अब 8 का पक्षांतर कर देंगे तो 15 माइनस 8, तो P का मान कितना हो जाएगा 7। इस तरह से इसको हल करना था। हालांकि इस वर्ष जो सिलेबस में नहीं है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये क्वेश्चन पेपर में है इसलिए इसको बता रहे हैं। चलिए अब हम 11वां प्रश्न देखते हैं। इसका बिंदु ए 5 2, बी 4 7 और सी 7 - 4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी का अथवा प्रश्न भी देखते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु ए 2 3, बी 4 के, सी 6 - 3 संरेखी हैं। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को समझते हैं। अब हमारे पास 11वां प्रश्न है। ये शीर्ष दिए होंगे ए, तो इसको मान लेते हैं कि ये x1 है, ये हो गया y1। इसी तरह से बी का दिया है, तो ये हो गया x2 और ये हो गया y2। इसी तरह से ये हो गया x3 और ये हो गया y3। अब इसका हमको जो इससे त्रिभुज बनेगा इन शीर्षों से मिला करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1। कोष्टक में रहेगा इसी के आगे वाला, y में रहेगा 1 है तो ये 2 और 3 लिखेंगे, y2 माइनस y3। यहाँ x2 है, तो यहाँ पर 3 से चालू होगा तो y3 माइनस y1, और यहाँ पर x3 होगा तो y1 माइनस y3। इस तरह से सूत्र होता है। इस सूत्र के अनुसार इसमें से देख करके हम यहाँ x1 का मान रख दिए तो 5 हो गया। फिर है y2 माइनस y1, तो इसमें y2 कितना है, ये y2 7 है, और यहाँ पर y3 -4 है, तो -4 रखेंगे तो माइनस बीच में है तो +4 हो गया। इस तरह से ये लिखेंगे। फिर ये x2, तो x2 का मान यहाँ देखेंगे तो 4 है। अब यहाँ पर ये x2 के साथ होता है y3 माइनस y1, तो y3 का मान है -4 और y1 का मान कितना है 2, तो ये -2 हो गया। इसी तरह से x3 है, तो x3 का मान ये 7 है, तो ये y1 माइनस y3 होता है, तो y1 का मान 2 है, और y3 का मान कितना है, सॉरी y2 का मान कितना है -7, तो ये -2 लिख देंगे। ये y2 का मान हो गया यहाँ। अब इस सूत्र में जब मान रख देंगे तो हल करके देखते हैं, तो 7 4 11, 11 में 5 का गुणा करेंगे तो 55 हो जाएगा। ये -4 और 2 -6 हुआ, 6 चौको 24 हो जाएगा, तो ये -24 आ जाएगा। 7 में 2 घटेगा तो 5 और 7 पना 35, तो -35 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो ये -24 और 35 को जोड़ेंगे तो -59 59 होगा। 59 में 55 घटाएंगे तो -4 आएगा। 2 से भाग करेंगे तो -2 हो गया। अब यहाँ से ये 2 है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल माने 2 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 वर्ग इकाई। इस तरह से हमको निकालना है। इसके साथ ही 11वां प्रश्न और है कि यहाँ पर यदि 3 संरेखी बिंदु हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज में के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देखते हैं।
यहाँ पर ये 3 बिंदु दिए हैं, इन तीनों बिंदु में हमको k का मान ज्ञात करना है, लेकिन ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये त्रिभुज नहीं बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2, इस तरह से ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के हिसाब से हम ये 1/2 लिख दिए, फिर यहाँ पर x1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देख लेते हैं y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है k, y3 का मान -3 है, तो ये लिख दिए है माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। फिर देखिए फार्मूले में x2 है, तो x2 का मान 4 है, तो ये x2 का मान 4 लिख दिए। फिर यहाँ पर y3 माइनस y1 है, तो y3 का मान क्या है -3, तो -3 लिखे। इसके बाद y1 का मान 3 है, तो ये -3 हो गया। इसके बाद यहाँ पर +6 हो गया, क्योंकि x3 का मान 6 है, तो x3 का मान 6 लिख दिए। इसके बाद y1 माइनस y2 होता है, तो y1 का मान 3 है और y2 का मान k है, तो ये लिख दिया। इनका मान शून्य होगा क्योंकि संरेखी हैं। अब यहाँ पर इसको पूरा हल करेंगे, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2k हो जाएगा। एक बार एक स्टेप में कर देता हूँ, ये डायरेक्ट है, तो 1/2 हो गया। कोष्टक में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2k प्लस 2 तिहाई 6। फिर यहाँ पर देखिए -3 और -3 -6 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -24। और इसी तरह से 6 और 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा +6 त्रिक 18 और -6k। इस तरह से अब यहाँ पर ये बराबर जीरो के एक स्टेप आप बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये 18 और 6 जुड़ेंगे तो 24 हो गया, तो 24 24 तो ये कैंसिल हो गया। 2k और -6 को करेंगे तो -4k आ जाएगा। यहाँ से 2 2 काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर k को हल करेंगे तो k का जो मान आएगा वो शून्य हो जाएगा। और ये सिलेबस में नहीं है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर में था 2022 के, इसलिए इसको हल करके देखे हैं। अब यहाँ 12वां प्रश्न है, ये भी 2 अंक का है। साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। अथवा वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, टेन ए बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है। चलिए इन दोनों प्रश्नों के हल को देखें। अब यहाँ 12वां प्रश्न था, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन ए बराबर हमको दिया है 3/4। तो इसका मतलब हम ये त्रिभुज एबीसी बना लिए हैं। और 3/4 का मतलब यही है कि जो इसका लंब है 3 है और जो इसका कर्ण है वो 4 है। यदि मैं यहाँ पर ए भी लिख देता हूँ, ए तो यहाँ पर है, कोण ही है, तो यहाँ पर 3/4 का मतलब ये हो गया 3 के और ये हो गया 4 के। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय यदि हम लगा देंगे इस त्रिभुज में, तो जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर, ये कर्ण हो गया ए सी, लंब हो गया बी सी, आधार हो गया ए बी। तो यहाँ पर ये ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग हो गया। अब यदि हम रख दें ए सी का मान, तो ए सी का मान देखिए यहाँ 4 ही है, तो 4 लिख देते हैं। ए बी का मान हमको ज्ञात करना है और यहाँ BC का मान हम क्या लिख देते हैं, 3, तो ये 3 लिख दिए। तो ये 16 हो जाएगा, 3 का ये पक्षांतर कर देंगे, 3 त्रिकाई 9, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर। तो AB बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा उसको देखते हैं। तो 16 में 9 हम घटाएंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, 7, AB का मान। अब हमको निकालना है कॉस A और टेन A। तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार देख लेते हैं, आधार है ए बी, इसका मान आ गया है √7। तो आधार है ए बी और कर्ण है ए सी, तो ये लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी। ए बी का मान देख लीजिए 7 है, ए सी का मान 4 है, तो 7/√7/4। इसी तरह से टेन ए है, तो ये होता है लंब बटे आधार, तो लंब है यहाँ पर जो है बी सी और आधार क्या है ए बी। तो बी सी का मान कितना है, 3, और यहाँ पर ए बी का मान √7 है, तो 3/√7 इसका मान हो जाएगा। चलिए इसके अथवा का प्रश्न है कि हमारे पास टेन ए का मान 1 है, तो हमको यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए को 1 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी।
tan a का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब का मान भी 1 है, आधार का मान भी 1 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ए बी का मान 1 हो गया, बी सी का मान 1 हो गया, यहाँ पर कोण ए ये कहलाएगा ना, ये कोण ए हो गया। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हुआ ए सी, लंब हुआ ए बी, आधार हुआ बी सी, तो इसका हम वर्ग कर देंगे। अब इसमें हम मान रख देते हैं, तो यहाँ पर मान रखने पर या तो समझ लीजिए ए बी ए सी का न करके एक रख देते हैं सीधे, यहाँ पर एक हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो ये एक ही आएगा, माने अंडर रूट दो। ए सी का मान क्या हो जाएगा, रूट दो हो गया। तो ये समझिए ए सी का मान हो गया रूट दो। अब यहाँ से हमको साइन निकालना है, तो साइन ए बराबर क्या हो गया, लंब बटे, यहाँ पर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब क्या है इसमें, लंब है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ चित्र में ए यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पर सी लिख लेंगे आप, तो ये ठीक रहेगा। लंब का मान क्या है, ए बी, और यहाँ पर कर्ण का मान क्या है, ए सी। तो यहाँ पर ए बी बटे ए सी करेंगे तो साइन ए का मान 1/√2 हो गया। इसी तरह कॉस ए निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका आधार जो है वो क्या हो गया, ए बी, ये बी सी, ये चित्र को देख लेंगे उसके हिसाब से आपको लिखना है, तो इसका मान भी 1/2 हो जाएगा। अब जो हमको ये दिया है इसमें मान रख देंगे कि इसका मान 2 sin a × cos a = 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये 2 sin a × cos a, तो यहाँ 2 लिख दिए। ये साइन ए का मान 1/√2 है, ये 1/√2 है। कॉस ए का मान 1/√2 है, तो 1/√2 हो गया। अब रूट दो का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 में 2 कटेगा तो 1 हो गया। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब चलिए इसका 13वां प्रश्न है उसको देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पाई का मान 3.14 है। अथवा वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को देखें। चलिए 13वां प्रश्न में हम देखते हैं, यहाँ पर जो त्रिज्या है r बराबर 10 सेंटीमीटर है, केंद्र पर जो कोण है वो 90 है। संगत लघु वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है ये πr² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो पाई का मान 3.14 है, आर का मान कितना है, यहाँ आर का मान यहाँ 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर कर दिए। थीटा का मान यहाँ पर 90 है, तो 90 और ये 360 माइनस 1/2 है, फिर आर स्क्वायर है तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, और साइन थीटा माने हो गया साइन 90। इसमें सभी मानों को रख देते हैं, तो देखिए 10 के वर्ग का मतलब हो गया 10 का 2 बार गुणा, गुणे 90, ये सारा चीज़ लिख दिए। यहाँ भी 2 बार गुणा कर दिए हैं। अब इसको काटने छाँटने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये 10 दाहम 100 हो गया ना, और 100/2 कितना हो गया, 50 हो गया। अब इसके बाद ये 3.14 है, तो यदि हम इसका दशमलव हटा दें, यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100। तो ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य हम काट देंगे, और ये 9 चौको 36 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माने 314/4, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यदि हम इसमें भाग करें तो 78.5, और घटाएंगे 50 को तो 28.5 हो गया। मतलब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आप इस सूत्र को याद करेंगे तभी आपसे ये अच्छे से बन पाएगा, छोटा हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या, अथवा वाला प्रश्न है, उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसके केंद्र का कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं, ये सूत्र होता है 2πr थीटा/360। हमें 2 लिख दिए, पाई का मान 22/7 लिख दें, और आर का मान 21 है, और ये थीटा का मान 60 है। यहाँ पर 22/7 इसलिए लिख रहे हैं कि 21 कट जाता है, तो सरल रहेगा उसको लिखने में। अब यहाँ सब हम काटेंगे तो काटने के बाद ये कितना आता है, 22 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर।
चलिए अब 14वां प्रश्न देखते हैं। असंभव घटना को परिभाषित कीजिए। प्रारंभिक घटना को परिभाषित कीजिए। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, चलिए देखें। तो यहाँ प्रश्न है, असंभव घटना क्या है? उस घटना जिसका घटित होना असंभव हो, इसकी प्रायिकता शून्य होती है, ऐसी घटना को एक असंभव घटना कहते हैं। इसके बाद दूसरा है, प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं? तो किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक घटना कहते हैं। इसलिए इन दोनों प्रश्नों के परिभाषाएं याद करना है इनकी। अब यहाँ 15वां प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई बामन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए, इसका कि एक इक्का नहीं होगा। अब यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न भी देखते हैं कि यहाँ पीई 0.6 है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखें। अब यहाँ है, गड्डी को अच्छी प्रकार से फेरने से परिणामों का समप्रायिक होना सुनिश्चित हो जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए एफ एक इक्का नहीं है, तो एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल गड्डी में 52 पत्तियां होती हैं, उसमें 4 इक्के होते हैं, तो इक्का नहीं है, इसलिए यहाँ पर 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? 48 हो गया। अब सभी संभव परिणामों की संख्या, तो कुल पत्तियां कितनी है? 52 है। तो यहाँ पर यदि हमको प्रायिकता निकालना है तो 48/52, तो ये कितना हो जाएगा? 12/13। इस तरह से हम इसको हल करेंगे। इसी का अथवा वाला प्रश्न है कि यदि पीई बराबर 0.06 है, तो ई नहीं, मतलब पी नॉट ई का हमको मान निकालना है। तो अब हम जानते हैं कि प्रायिकता होने की घटना और न होने की घटना का योग कितना होता है? 1 होता है। तो हमको यहाँ पर पीई नॉट निकालना है, तो 1 माइनस पीई हो जाएगा। पीई का मान 0.06 है, तो हम ऐसे 1.00 लिख के 0.06 इस तरह से इसको माइनस करेंगे, तो पीई नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 0.94। अब यहाँ 16वां प्रश्न देखते हैं, गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² प्लस एक्स माइनस 6 के मूल ज्ञात करिए। इसका अथवा प्रश्न देखना है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर को देखिए। तो यहाँ 16वां प्रश्न था कि इस समीकरण का गुणनखंड विधि से हमको शून्य ज्ञात करना है। तो 2x² माइनस 6 है, तो पहले 2 और 6 का गुणा कर देंगे तो ये हमको 12 मिल जाएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 12 हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर घटेगा, तो 12 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11। लेकिन हमको यहाँ 1 चाहिए। तो 3 में यदि करेंगे तो 3 चौको 12 हो गया, तो 3 में 4, 4 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ सकता है, और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर घटाना है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है यहाँ, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में प्लस लगाएंगे, छोटी संख्या में माइनस लगाएंगे। तो देखिए 2x² तो लिख दिए, हमारे टुकड़े हुए 3 और 4, तो यहाँ पर 1 को 4 लिखना है, 4 में प्लस लगा के, और माइनस 3x हो गया। यदि हम इसका करेंगे तो x ही आ जाएगा, माइनस 6 ही है। अब हम इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, तो इसमें 2x है तो 2x ये बाहर निकाल लेंगे, ये इस तरह से हम जोड़ा बना सकते हैं, इस तरह से इसमें माइनस निकालेंगे। अब यहाँ पर 2x और ये 4x है ना, तो यहाँ पर 2x बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर x बचेगा, और ये 2 दूनी 4, 2 बचा। यहाँ से 3 बाहर निकल सकता है, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ 3 दूनी 6 बचेगा। अब यहाँ पर x प्लस 2 बाहर निकालेंगे, तो ये 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब हमको इसको शून्यक निकालना है, तो x प्लस 2 बराबर भी शून्य है, 2x माइनस 3 बराबर भी शून्य है। यदि इसको हल कर देंगे तो x बराबर माइनस 2 आएगा। इसको हल कर देंगे तो 3 का पक्षांतर और 2 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। इस तरह से द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे -2 और 3/2 हैं। इसी का अथवा प्रश्न है कि इस मूल की हमको प्रकृति ज्ञात करना है कि ये द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। यहाँ पर 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है, तो यहाँ पर ये देख लेंगे, a का मान कितना हो गया? 2, b का मान ये संख्या है -3, और c का मान कितना हो गया? 5। हमको विविक्त कर से पता चलेगा कि मूल वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। तो ये फार्मूला होता है b² माइनस 4ac।
तो यहाँ b का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर, ये 4 है तो 4 लिखे, a का मान 2 है तो 2 लिखे और c का मान कितना है 5। ये 3 का वर्ग 9 होगा और 4 दूनी 8 पंचे 40 हो गया, विविक्त का ऋणात्मक आ गया। तो जब d का मान शून्य से छोटा हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। यहाँ 17वां प्रश्न है, एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? और इसी का अथवा वाला प्रश्न है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को देखें। चलिए यहाँ पर प्रश्न था कि यहाँ पर हमारा एक ये पद है 3, 8, 13, 18, इसमें से 78वां जो पद नंबर का पद है, वो कौन-सा पद है? किस नंबर का पद है? तो हमको संख्या ज्ञात करना है। यहाँ a बराबर कितना हो गया 3, d का मान हम 8 में से 3 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये जो an का मान है, ये इसका पद है, ये nवाँ पद है, कौन-सा पद होगा? ये 78 है। जो समांतर श्रेणी का nवाँ पद का सूत्र होता है an बराबर, ये सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। मान रखेंगे, an का मान कितना है 78, a का मान 3 है, n माइनस 1 और d का मान कितना है 5। इस 5 का गुणा कर देंगे तो 5n माइनस 5 और यहाँ पर 78 ही है। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें 5 में से 3 जाएगा तो -2, ये 5n हो गया। अब इस -2 को उधर जाने देंगे तो ये +2 हो गया, प्लस 5n हो गया। भाग करेंगे तो 5n बराबर 80, n बराबर 16 पंचे 80 होता है 16। मतलब यहाँ पर जो है 16वां पद क्या होगा 78 होगा। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है इसी का अथवा वाला, कि यहाँ पर जो तीसरा पद है वो 4 है और जो 9वां पद है 8 है। तो कौन से पद में उसका मान, कौन सा पद शून्य हो जाएगा, इस तरह का प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर यदि हम A3 की बात करें तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 4। ये A3 का मान 4 दिया है, यदि आप सवाल पढ़ेंगे तो A3 बराबर कितना दिया है 4। A3 का मान रख दिए हैं 4, सूत्र यही लगा रहे हैं an बराबर, ये क्या है a प्लस n माइनस 1d, इस सूत्र का है। an का मान कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, a का मान हमको पता नहीं तो a ही लिख दिए। अब यहाँ पर ये जो हम मान रखेंगे ये कौन सा पद है, तीसरा पद है, तो n का मान कितना है यहाँ 3, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, तो इस तरह से हमको एक समीकरण मिल जाएगा। इसी तरह से जब हम 9वां पद की बात करेंगे, ये हमको 8 दिया है तो ये -8 हो गया, यहाँ 9 में से 1 करेंगे तो 8, माने a प्लस 8d बराबर -8 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो ये एक वाला समीकरण हम ये लिख लिए हैं, या 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो दूसरा समीकरण लिख लिए हैं। आप किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये हम पहला वाला समीकरण लिख रहे हैं, चिन्ह बदल जाएगा तो इसमें से a कैंसिल हो जाएगा, 8 में 2 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, यह -12 हो जाएगा। भाग करेंगे तो d का मान -2 आ गया। अब यदि हम किसी समीकरण में d का मान रख देंगे पहले या दूसरे में तो a2d बराबर 4 ही है पहला समीकरण, d का मान -2 है तो -2 लिख देंगे। अब ये -2 का गुणा करेंगे तो -4 और +4 हो गया, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पर हमको ये ऐसा पद ज्ञात करना है जिसका मान क्या हो, शून्य हो। तो मान लेते हैं ए एन बराबर 0 है तो ए एन माइनस 1 डी ये सूत्र होता है, यहाँ 0 लिख दिए। ए का मान यहाँ पर 8 है, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ प्लस सूत्र में प्लस लगा लेना है। एन माइनस 1 और डी का मान -2 है। इसको हल कर देंगे तो 8 और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो -2 + 2 हो गया। अब इस 10 का भी पक्षांतर कर देंगे, 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 बराबर 2n हुआ, n बराबर 5 हुआ, माने पाँचवा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इनको हल करके देखना है आपको इन प्रश्नों को। अब यहाँ 18वां प्रश्न है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB बराबर AE बटे AC होगा। इसी का अथवा प्रश्न भी देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने से एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को देखें।
तो चलिए 18वां प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी है। उस त्रिभुज एबीसी में जो डीई है ये सीधी रेखा खींच देना है, इसके समांतर, थोड़ा ये तिरछा हो गई है। डीई एक समांतर रेखा है। तो हमको सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो एडी बटे एबी है वो एई बटे एसी के बराबर है। इस तरह से हमको सिद्ध करना है। ये त्रिभुज बना लेंगे, फिर यहाँ लिख देंगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो इसमें अनुपातिकता प्रमेय से क्या होता है, एडी बटे क्या होगा, डीबी, और इसी तरह से एई बटे क्या हो जाएगा, ईसी। तो इस तरह से हमको ये समीकरण मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दिए हैं उत्क्रम करने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे उत्क्रम करने पर, मतलब ये डीबी ऊपर हो गया, एडी नीचे हो गया, ईसी ऊपर हो गया, एई नीचे हो गया। इस तरह से हम कर दिए हैं। फिर यहाँ पर दोनों पक्षों में हमको एक एक जोड़ देना है। तो एक एक हम इसमें जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो एक पद में यहाँ पर और लिख देता हूँ, ये हो जाएगा डीबी और प्लस हो जाएगा एडी, और बटे में क्या हो जाएगा, एडी, बराबर यहाँ पर हो जाएगा ईसी प्लस हो जाएगा एई, और बटे में क्या हो जाएगा, एई। इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम इसमें एक काम करेंगे कि यहाँ डीबी और एडी को देखेंगे चित्र में कि डीबी और एडी को जोड़ने पर क्या होता है। तो यदि हम डीबी को और एडी को जोड़ देंगे तो एबी बन जाएगा, इसी तरह एई और ईसी को जोड़ेंगे तो एसी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी जगह पर एबी, और अपॉन में तो एडी है ही, यहाँ पर हम लिख देंगे एसी, और ये हो गया एई। फिर हम इसको दोबारा से उत्क्रम कर देंगे, तो ये एडी ऊपर चला जाएगा, एबी नीचे आ जाएगा, इसी तरह से एई ऊपर चला जाएगा, एसी नीचे आ जाएगा, और ये सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल करना है। इसके बाद इसी में अथवा वाला प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न बड़ा सिंपल सा है, उसको देखें। अब चलिए इसका जो अथवा वाला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, तो एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस तरह से हमको सिद्ध करना है। मतलब हमको सिद्ध करना है कि ए डी बराबर क्या है, डी बी, और ए ई बराबर क्या है, ए सी, ई सी। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे, यहाँ भी इस पर लंब डाल देंगे, इनके विकर्णों को इस तरह से मिला देंगे, तो एक हमको त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज में हम लिख देंगे कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बीसी के समांतर खींची गई रेखा दो अन्य भुजाओं ए बी ए सी को डी पर काटती है। हमको सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी। इस तरह से हमको करना है। ये यदि लिखने की जरूरत नहीं है तो आप सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे बी डी, इनका अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ ए डी ई देख लेते हैं कहाँ है। तो यहाँ देखिए ए डी ई, ये वाला त्रिभुज है ए डी ई, ये वाला त्रिभुज। और इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरा त्रिभुज है उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं, बी डी ई। तो यहाँ पर ये हो गया बी डी ई, ये दोनों त्रिभुज हो गए। अब इस त्रिभुज में हम जानते हैं कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। इसमें क्या है, ए डी बटे ई एन हो गया, इसी तरह से 1/2 डी बी गुणे ई एन हो गया। तो यहाँ पर ये ऊंचाई ऊंचाई कट जाएगा तो ए डी बटे डी बी हो जाएगा। तो आपको इस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई देखना है। तो यहाँ पर देखिए, चाहे ये बड़ा त्रिभुज हो छोटा त्रिभुज हो, इसमें जो इसका लंब है वो तो ई एन है, और एक का आधार क्या है, ए डी, और एक का आधार क्या है, ए। इस तरह से यहाँ पर हमको करना है। तो हमको ए डी बटे डी बी मिल जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर फिर से निकालेंगे ए डी ई और डी ई सी। तो देख लीजिए कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पर है ये ए डी ई, और एक ये है डी ई सी, डी ई सी, ये वाला त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में भी हम दोनों का जब हम निकालेंगे तो यही सूत्र लगेगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई तो दोनों की ये है, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा, आप चित्र से देखेंगे। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि यदि एक ही आधार पर त्रिभुज होते हैं तो वो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बी डी ई और एरिया ऑफ डी ई सी बराबर हैं। इसका मतलब ये हमारे पास तीसरा समीकरण है। यदि हम तीनों को मिला दें, इसको इसको इसको,
तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से हमको सिद्ध करना है समीकरण 1, 2, 3 से। अब इसका 19वां प्रश्न देखें। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। इसी का अथवा वाला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए इन दोनों प्रश्नों को देखें। तो यहाँ 19वां प्रश्न है, इसमें था कि छोटा वृत्त भी है, बड़ा वृत्त भी है, बड़े वृत्त की जीवा को स्पर्श करता है, तो जहाँ ये स्पर्श करता है वहाँ से जीवा समद्विभाजित होती है। ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सकेंद्री वृत्त है, तो माना केंद्र O वाले दो सकेंद्री वृत्त हैं। एक का नाम C1 है, एक का नाम C2 है। C1 की जीवा B जो छोटे वृत्त C2 को P बिंदु पर स्पर्श करती है, P बिंदु पर स्पर्श करती है। हमको सिद्ध करना है AP बराबर क्या है, PB है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। माना OP को हम मिला दिए हैं। इस प्रकार है कि AB C2 के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है, तो OP लंब है AB पर। तो ये जो OP है इस पर लंब है, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब वृत्त C1 एक जीवा है, तो जो लंब होता है वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, अर्थात AP बराबर BP है। तो सीधा आपको यहाँ पर लिखना है कि ये जो OP लंब है, ये जो लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। अब इसका दूसरा प्रश्न था, उसको भी हम देख लेते हैं। इसी का अथवा वाला प्रश्न था, किसी वृत्त के किसी रेखा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। इसमें एक बिंदु P है जो एक्स वाई रेखा पर है और इसको स्पर्श करता है। हमको सिद्ध करना है कि OP एक्स वाई पर, ये जो OP है एक्स वाई पर कैसा है, इस स्पर्श रेखा पर लंब है। तो एक्स वाई पर हम एक अतिरिक्त बिंदु Q ले लेते हैं और उसको O और Q से मिलाते हैं। अब बिंदु Q वृत्त के बाहर होना चाहिए, अतः OQ त्रिज्या OP से बड़ी है, अर्थात OQ ग्रेटर देन OP है। क्योंकि बिंदु P के अतिरिक्त एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, OP बिंदु O से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, इसलिए OP एक्स वाई पर लंब है। तो लंब क्या होता है, न्यूनतम दूरी होती है दो रेखाओं के बीच की या दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम लंब कहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम OQ मानेंगे तो ये लंबी दूरी हो जाएगी, तो हम तुलना करेंगे कि ये बड़ा है, तो इनमें से जो छोटा है वही उस पर क्या है, लंब है। अब यहाँ 20वां प्रश्न है, इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। 3x प्लस वाई बराबर 10 है, 2x प्लस 2y बराबर 12 है। दूसरा इसी में क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए 20वां प्रश्न है जिसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो ये हमारे पास पहला समीकरण हो गया 1 नंबर का, ये दूसरा समीकरण हो गया 2 नंबर का। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में किसका गुणा कर रहे हैं, 2 का, और समीकरण 2 को उसमें घटा रहे हैं। तो ये समीकरण हमारे पास ये है, पहला वाला समीकरण। इसमें हम किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो 2 तिहाई 6x हो गया, 2 दूनी वाई, 2 एक कम 2 हो गया, 2 दहम 20 हो गया। इस तरह से इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम पहले वाले को इसमें घटा रहे हैं, तो सीधे सीधे घटा देंगे तो 2y कैंसिल हो जाएगा। तो 6 में 2 घटाएंगे तो 4x हो जाएगा, इसमें 20 में 12 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये 8/4 बराबर -2 हो गया। इसका मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ये 3x है, तो ये 3x की जगह 2 लिखेंगे, y प्लस 10 हो गया। तो ये 3 दूनी 6 प्लस वाई बराबर 10 हो गया। अब यहाँ पर 10 का पक्षांतर करेंगे, ये बटा खींचने की जरूरत नहीं है, तो कितना हो जाएगा, y बराबर 4। आप जो है ये 2 का गुणा और 3 का गुणा करके भी इसमें कर सकते हैं, जैसा आपसे बन जाए वैसा भी कर सकते हैं। ये केवल तरीका दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमारे पास एक समीकरण ये हो गया, x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यदि हम पहले समीकरण से देखें तो x का मान निकाल लेंगे तो 5 माइनस वाई हो जाएगा। इस समीकरण में 2x में हम ये रख देंगे, तो 2x की जगह पर हमको रखना है यहाँ पर 5 माइनस वाई।
ये जो x का मान आया है यहाँ रख देंगे, फिर ये 3y है तो 3y लिख दिए बराबर 4, 2 का गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 और ये हो गया 2y और ये हो गया 3y, 2y और 3y जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 10 में से 4 को घटाना है तो 4 का इधर पक्षांतर कर देंगे, 5y हो गया। तो 5y बराबर 6 हुआ, y बराबर 6/5 हुआ। अब इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो जो हमारा समीकरण है 1 x बराबर क्या है -5 माइनस वाई है ये वाला, y का मान हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6/5। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 6 बटे कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19/5। इस तरह से हमको निकालना है। ये कंस्ट्रक्शन वाला अब जो है सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं बता रहे हैं, 21वां प्रश्न छोड़ रहे हैं। अब चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों की आकृति में दर्शाए गिलासों में जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार पर एक उभरा अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो गिलास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की गिलास बनी हुई है, ये बेलन है और यहाँ पर ये वाला भाग जो है खाली है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करके तो यहाँ पर देखिए गिलास का जो आंतरिक व्यास है 5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यदि आप त्रिज्या निकालेंगे तो एक आर बराबर कितना हो जाएगा 5/2, मतलब हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ये भी आपको लिखना है क्योंकि यहाँ पर व्यास दिया है और ऊंचाई का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब हमको इसकी आभासी धारिता निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन की धारिता हो गई। तो पाई का मान 3.14, आर का मान 2.5 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे और एच का मान 10 है। यदि इन सभी का हम गुणा करेंगे तो 196.25 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको वास्तविक धारिता निकालना है कि कितना है। तो हम आभासी धारिता माने बेलन की धारिता में से अर्धगोले का आयतन कम कर देंगे। तो यहाँ पर जो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आभासी धारिता 196.25 और अर्धगोले का सूत्र है, यदि हम इसको हल करके देखेंगे, ये ब्रैकेट में लिख दिए हैं 2/3 पाई का मान 3.14 और 2.5 का क्यूब है। इसको हल कर देंगे तो 32.71 आ जाएगा और इसको घटाएंगे तो 163.54 सेंटीमीटर हो गया। आप चाहें तो अर्धगोले का आयतन अलग से निकाल देंगे, फिर इसके बाद इसको घटा देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पहले अर्धगोले का आयतन निकालिए, पर जैसे यहाँ पर बेलन की धारिता निकाले हैं, फिर अर्धगोले की धारिता निकालेंगे, फिर वास्तविक धारिता निकालेंगे। इस तरह से इस सवाल को आप कर लेंगे। अब चलिए इसी का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस गोले के आधार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊंचाई कितना दिया था 24 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि शंकु को बदल करके लड़के ने गोले में बदल दिया है, तो जो शंकु का आयतन होगा वही गोले का आयतन हो जाएगा बराबर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लिख देंगे। तो यहाँ पर शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर और ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। यहाँ पर ये आर न लिख करके आप आर को कैपिटल आर या कुछ डिफरेंट आर बना देंगे। इसमें मान रख देते हैं 1/3 लिखे, यहाँ पर पाई का मान ये पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर माने 6 लिख देंगे क्योंकि आर का मान 6 है। एच का मान कितना है 24, तो 24 लिख देंगे। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 और आर क्यूब हो गया। अब यहाँ पर काट के देखते हैं तो कैसे कैसे कटेगा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 6 × 6, तो ये 6 × 6 हो गया। और इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 3 × 8 = 24 हो जाएगा ना। 8 बार में ये 24 कटेगा तो ये 3 × 8 = 24, तो मतलब 6 × 6 हो गया। अब इसको यदि हम 4 से काट देंगे ना तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8।
यहाँ पर 1/3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 से 6 को काटेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा, ये है ना? तो ये 4 की ज़रूरत नहीं है, 3 6 आ जाएँगे, r क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 है और ये घन है, माने r क्यूब बराबर 6 का क्यूब, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर 6 सेंटीमीटर होगा। यहाँ आपको सुधार लेना, 1/3 नहीं रहेगा और ये 4 से काट देंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल को करना है। तो गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। अब ये 23वां प्रश्न है, इसको देखते हैं। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमको माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है, मतलब इस आंकड़े से हमको माध्य ज्ञात करना है। तो इस टेबल को हम देखते हैं और माध्य इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, तो ये 500 है, 520 है। इसके बीच का बिंदु निकालेंगे तो ये हो जाएगा 510। इसको दोनों को जोड़ करके आधा कर लेना है, मतलब 500 और प्लस 520 जोड़ेंगे तो ये शून्य हो गया, ये 2 हो गया, 1020 हो गया। फिर आप इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 और ये 2 दाहम 20। इस तरह से 510 आ जाएगा। अब ये 20-20 का अंतर है तो इसमें 20 जोड़ते जाते हैं, तो 510 20 जोड़ेंगे 30 हो गया, 30 में 20 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50 में 20 जोड़ेंगे 70, 70 में 20 जोड़ेंगे 90। इस तरह से मध्य बिंदु निकाल लेंगे। ये श्रमिकों की संख्या तो आपको उसी में दी है, इसको हम लिखेंगे ये एफ आई है, बारंबारता है। अब इनका गुणा कर देंगे तो 510 में 12 का गुणा करेंगे इतना आ जाएगा, 530 में 14 का गुणा करेंगे इतना आ जाएगा, 550 में 8 का गुणा करेंगे इतना, 570 में 6 का गुणा इतना, 590 में 10 का गुणा करेंगे इतना हो जाएगा। इसका टोटल ये हो जाएगा 50 और इनका टोटल हो जाएगा 27,260। आप इसमें जो है लघुत्तर विधि से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा इसमें लंबा गुणा करना पड़ेगा बस। अब यहाँ पर सूत्र होता है एक्स बार बराबर ये सिग्मा इनिशियल नंबर 1 से n तक है एफ आई एक्स आई। तो इस सूत्र में हम इसका मान रख देंगे। तो मान रखने पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 27,260 और बटे में कितना हो जाएगा 50। तो यदि हम इसको भाग देंगे तो 54 और ये 52 आ गया है, मतलब ये पूरा भाग कर देंगे। अब तो 5 से बटे में का 5 रहेगा, ये भाग करने पर 545.2 आ जाएगा एक्स बार। इस तरह से इसका माध्य दैनिक मजदूरी का मान होगा। अब इसके अथवा वाले प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजी द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या को दर्शाता है। उपयुक्त विधि चलते हुए दिए गए विकेटों के माध्य को ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमको माध्य ज्ञात करना है, केवल आंकड़े अलग हैं। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर देखते हैं। तो चलिए इसमें भी हमको ये आंकड़ा और ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो 20 और 60 को जोड़ेंगे तो 80 होगा, 80 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब इसमें अंतर देखते हैं कितने कितने का है इसमें, तो 40-40 का है तो जोड़ते जाएंगे। 40 में 40 जोड़े 80, 80 में अच्छा इसको निकालना पड़ेगा। 60 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 160, 160 का आधा करेंगे 80 हो जाएगा। 100 और 150 जोड़ेंगे तो 250 होगा, 250 का आधा करेंगे तो 125 और 150 और 250 देखेंगे तो इसका जो अंतर है उसका हम आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 200। इसको भी जोड़ के हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 300। यदि बराबर नहीं है तो फिर हमको उस हिसाब से देखना है, सबको आधा करना पड़ेगा और इसको भी हम जोड़ करके आधा करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। अब इसमें हम एक कल्पित मान मान लेते हैं कि ये वाला जो है ए है तो इसके बराबर ये 0 हो गया। अब इसमें यदि हम घटा देंगे तो यहाँ पर हमको 200 घटाना है। इसमें से 200 घटाएंगे तो 75, इसमें से भी 200 घटाएंगे तो 120, इसमें भी से 200 घटाएंगे तो 160, इसमें से 200 घटाना है। जिसको आप मान लेंगे इतना घटा के लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर भी 300 में 200 घटाएंगे तो 100, 400 में 200 घटाएंगे तो 200 हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर हमको जिनका वर्गांतर है उतने का हम भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 का हम भाग कर रहे हैं, कोई निश्चित मान मान लेते हैं। 20 का भाग कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, 20 का भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें 20 का भाग करेंगे तो -3.75 हो गया। शून्य में 20 का भाग करेंगे शून्य हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 10 हो गया। कोई ऐसी संख्या सोच सकते हैं जिससे सभी कट जाएं तो उससे हम इसको भाग कर देंगे। अब हमको इसका जो एफ आई है
और जो हमारा यू आई है इसका गुणा करेंगे, माने 7 का गुणा 8 में करेंगे तो -56, 5 का गुणा -6 में करेंगे तो ये -30 हो गया। 16 का गुणा ये है -3.75 में करेंगे तो -60 हो जाएगा। 12 का गुणा ये शून्य में करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इसका जो जोड़ दिया है तो ये तो 45 पहले से ही क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये -56 -30 -60 इनको जोड़ लेंगे हम अलग, और ये 30 और 60 को हम 30 और 10 ये अलग जोड़ लेंगे, ये हो गया 40। यहाँ पर देखिए 60 30 90, 90 में ये 6 और 9 5 14, ये -146 हुआ। 146 में 40 ये घटेगा तो -106 आ जाएगा। इस तरह से इसका मान हो गया। अब यदि हम कल्पित माध्य का सूत्र देखते हैं तो हमारे पास ये सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस एच यू बार। तो यहाँ पर हम इसका मान रख लेते हैं, x a का मतलब जो आपने कल्पित माध्य लिया था 200, यहाँ पर h का मतलब जो आपने अंतर माना था 20, और यहाँ u बार का मतलब हो गया 106, और यहाँ पर हो जाएगा -45। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, u बार का मतलब ये है एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। तो यहाँ पर ये एफ आई यू आई अपॉन क्या हो जाएगा, एफ आई, इसका मान रखेंगे। अब यहाँ पर हम 200 लिख दिए हैं। अब क्या करना है, इसको काट सकते हैं कि ये पैनाम 45 हुआ, 5 चौको 20 हुआ। अब ये नहीं कट रहा तो इसका गुणा करके 9 का भाग करेंगे तो ये 47.11 आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इसमें घटा देंगे तो 152.89, इस तरह से इसका माध्य आ जाएगा। तो ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को एक बार हल करके आप देखेंगे तभी आपसे अच्छे से मैथ्स आएगी, और इसमें 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं।